वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, और खास करके जो छात्र छात्राएं अभी अभी बीए फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन उनका हो चुका है, परीक्षाएँ नवंबर दिसंबर तक लगी हुई हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा यह लेक्चर। आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है। तो आप सभी लोग इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करेंगे, बहुत ही बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको जो भी कठिन मीनिंग्स होंगी उनको हिंदी में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको विधिवत तरीके से समझ में आए और अंग्रेजी का जो डर है वो आपके मन से खत्म हो। क्लियर? तो पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना था क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उसका यूनिट नंबर 1 का वीडियो मैंने दे दिया था, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने चर्चा करी थी। तो इसी प्रकार से बाकी हम यूनिट 2, 3, 4 सभी पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जो पेपर नंबर 1 का होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी पेपर 2 से भी कुछ वीडियोस दे दीजिए, ताकि हमारे एग्जाम आ रहे हैं और उसको लेकर के कुछ तैयारी नहीं हुई है। तो मैंने सोचा पेपर नंबर 2 से भी रिलेटेड चीज़ें आपके समक्ष आनी चाहिए। तो पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना भैया क्या, फिक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है आपको भैया? फिक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। और फिक्शन में आप बता दूं सिलेबस अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। सिलेबस में आपको जैसे लिटरेरी टर्म्स के बारे में कुछ जानना, जिसमें आप प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक या स्ट्रक्चर हो गया उसका, एलिमेंट्स ऑफ नोवेल, इन सभी के बारे में पढ़ना होता है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना होता है इट इज मतलब कि एक प्रकार से जो फिक्शन का ट्रेंड है, जो प्राचीन ट्रेंड है, उसके बारे में जानना है, ठीक है। वो तमाम प्रकार के जैसे नोबल के प्रकार को समझेंगे हम। हिस्टोरिकल नोबल क्या होता है, जो है एपिस्टोलरी नोबल क्या होता है, रीजनल नोबल क्या होता है, डोमेस्टिक नोबल क्या होता है, मतलब उसके प्रकार जो मतलब शुरुआती दौर के जो एक प्रकार से नॉवल रहे हैं, उपन्यास रहे हैं। फिर इसी प्रकार से और भी चीज़ों को हम ब्रिटिश फिक्सन और उसके अलावा अमेरिकन फिक्सन, इंडियन पॉपुलर फिक्सन में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे चेतन भगत है, ये इसके चेतन भगत का, अरविंद एडिगा का, ठीक है, द व्हाइट टाइगर, और इनका चेतन भगत का है 5 पॉइंट समवन। तो इसको हमको चर्चा करनी है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से इन सभी पर। लेकिन आज का जो वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के है। तो ये यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना लिटरेरी टर्म्स के बारे में, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन यानी कथानक, और जो आपका चरित्र चित्रण होता है, जो नरेटिव टेक्निक्स होता है, कथानक जो होता है, और खास करके कथानक की शैली क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्वरूप क्या है, जो है इसका, ठीक है, उन चीज़ों को नोबल का, तो उसके बारे में, एलिमेंट्स क्या है नोबल के, तो उन सभी के बारे में हमको पढ़ना होता है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 25 से 30 प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। विधिवत तरीके से जानेंगे कि कैसे कैसे जो प्रश्न होते हैं उनको आपको समझना कैसे। आइए देखते हैं भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द सोल ऑफ द नोबल। यानी अरिस्टोटल को आप सभी लोग जानते होंगे, यानी कि अरस्तु के बारे में बात की जा रही है। अरस्तु के अनुसार जो है व्हाट इज मतलब क्या है, क्या सोल ऑफ नोबल, सोल ऑफ द नोबल मतलब कि नोबल यानी उपन्यास की आत्मा किसको कहा है अरस्तु ने। तो अरस्तु जो है नोबल की आत्मा प्लॉट को स्वीकार करते हैं। अच्छा, प्लॉट माने होता है क्या? प्लॉट माने होता है कथानक, ठीक है। यानी कि किसी भी उपन्यास का जो कथानक होता है, जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वही उस उपन्यास का आत्मा होती है। ये बात अरिस्टोटल ने स्वीकार करी और अरिस्टोटल ने बताई। ये बात ध्यान रखेंगे, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ नोबल में करेक्टर्स आते हैं, प्लॉट है आपका, ठीक है, डायलॉग होते हैं, सेटिंग है, और नोवेलिस्ट मतलब कि नोबल में क्या फिलोसॉफी है, ठीक है, द नोवेलिस्ट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। तो इसको ये सब एलिमेंट्स होते हैं किसी भी नोबल के, ठीक है। यानी कि उसका कथानक क्या है, कहानी क्या है, उसमें कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कौन से करेक्टर हैं, यानी चरित्र चित्रण क्या है, उसमें कौन सी डायलॉग बोले गए हैं, कौन सी बातें बोली गई। डायलॉग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नोबल। It serves two purpose. Firstly, it is very valuable in the जो है exhibition of characteristics मतलब characters, their motives, views, passions, and their reaction to various situations.
और सेकेंडली जो होता है वो होता है इट्स मे टेक द प्लेस। तो डायलॉग एक प्रकार से जो है दो टाइप से आते हैं इसमें, ये बात ध्यान रखेंगे। सेटिंग, ठीक है, इसके अलावा सेटिंग मीन्स द टाइम एंड प्लेस इन विच द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी कि जहाँ पर घटनाएं घटित होती हैं, जहाँ की घटना है वो किस स्थान की घटना है और किस समय की घटना है, इसको बोलते हैं सेटिंग किसी भी उपन्यास में। ठीक है, नोबल में एलिमेंट्स होता है नोबल का एक सेटिंग। ठीक है, क्या विचारधारा है नोबल की, वो फिलोसॉफी बोली जाती है, नोबलिस्ट फिलोसॉफी ऑफ द लाइफ। क्लियर। कैरेक्टर्स तो आप सभी लोग जानते हैं, तो यही सब मिल करके एक नोबल बनाते हैं। हिंदी में उपन्यास जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को नोबल कहते हैं। तो उपन्यास के कुल मिलाकर के 6 एलिमेंट मैंने आपको बताए होंगे हिंदी में। पहला होता है आपका कथानक, जो अंग्रेजी में कैरेक्टर्स मतलब जो बोलते हैं अंग्रेजी में उसको प्लॉट। दूसरा होता है कथानक मतलब चरित्र चित्रण, यानी कि जो पात्र एवं चरित्र चित्रण होते हैं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, तीसरा होता है संवाद या कथोपकथन, उसको बोलते हैं डायलॉग अंग्रेजी में। चौथा होता है भैया जो है वातावरण या देश काल, जिसको आप अंग्रेजी में सेटिंग बोलते हैं, यानी जहाँ पर घटना घटित हुई है उसके बारे में। और पांचवा होता है उसका एक प्रकार से कि किस शैली में, यानी किस भाषा और किस शैली में लिखा गया, यानी भाषा और शैली उपन्यास का एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, उसमें फिलोसॉफी मतलब उसमें भाषा, चूँकि भाषा की अगर बात कीजिए तो वही चीज़ें मतलब नोबलिस्ट फिलोसॉफी ऑफ द लाइफ, उसमें आप नोबल की जो एक प्रकार से राइटर है उसकी विचारधारा क्या है, ये सब आप उसमें देखते हैं। खास करके उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को ही आप बोल सकते हैं कि भाई वो नोबल क्यों लिख रहा है, उपन्यास क्यों लिख रहा है, तो यही सब उसके एलिमेंट्स होते हैं। अंग्रेजी में भी यही एलिमेंट्स आप नोबल होते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर, लिखित में। तो प्लॉट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देयर आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, बताएं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो खास करके जो नोवेल होता है, नोवेल में प्लॉट जो आता है यानी कथानक जो होते हैं, वो कथानक कितने प्रकार के होते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देयर आर मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, यानी मुख्यतया कितने प्रकार के प्लॉट होते हैं किसी भी उपन्यास में, या मतलब कितने कथानक होते, कथानक कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कथानक कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के या चार प्रकार के। तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो कथानक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल प्लॉट और एक होता है कंप्लीट प्लॉट, यानी कि एक होता है सामान्य कथानक और एक होता है पूर्ण कथानक। क्लियर। तो ये दो प्रकार के कथानक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर लगा देंगे बी ऑप्शन। और भी कथानक के कई प्रकार होते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः देखें तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुख्यतः पूछा गया मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, तो आप बताएंगे 2 टाइप्स ऑफ प्लॉट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द प्लॉट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फेट ऑफ द हीरो इज। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कथानक का सीधा संबंध नायक के भाग्य से होता है या नायक के किस भाग से होता है, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कथानक का सीधा संबंध नायक के भाग्य से होता है, इनमें से किस कथानक का, सिंपल कथानक का, डायरेक्ट कथानक का, या कॉम्प्लेक्स या जटिल जिसको आप बोलते हैं, प्रत्यक्ष कथानक, जटिल कथानक, साधारण कथानक, किस कथानक से होता है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी द प्लॉट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फेट ऑफ द हीरो इज सिंपल प्लॉट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, साधारण कथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जेन ऑस्टेन की जो रचना है खास करके प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये रचना जो है खास करके किसने लिखी है, जीन ऑस्टिन की रचना है। तो जीन ऑस्टिन की जो रचना है खास करके प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसमें क्या वर्णित है, उसमें किस प्रकार के प्लॉट की बात की गई है, किस प्रकार का कथानक इन्होंने वर्णित किया है अपनी रचना में, किसने भैया, जीन ऑस्टिन ने। तो जेन ऑस्टिन की जो रचना है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस रचना में किस प्रकार के कथानक की बात करी गई है, तो इसमें किस प्रकार के कथानक की बात की गई भाई, ये कॉम्प्लेक्स कथानक है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वर वेर वेर देयर इज नो यूनिटी इन द स्टोरी इट इज। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जहाँ कहानी में या जहाँ कथानक में एकता नहीं होती है वह कथानक कैसा होता है, मतलब कथानक में यूनिटी नहीं होती है, प्लॉट में यूनिटी नहीं होती है, उस प्रकार की स्टोरी किस प्रकार की प्लॉट को अंतर्गत आती है। तो जिस भी
कथानक में या कहानी में यूनिटी नहीं होती है वो लूज प्लॉट बोला जाता है। उसको किस क्या बोलते हैं? ढीला कथानक या लूज प्लॉट, ठीक है, जिसमें एक प्रकार से एक रूपता नहीं होती है, इस प्रकार कथानक को, मतलब कथानक एक सुसंगठित रूप में नहीं होता है। कथानक एक प्रकार से मतलब अलग अलग भागता है। कुछ स्टोरी जो है नोवेल की वो कहीं अलग की होती है, कोई कहानी अलग की होती है, कुछ कहानी अलग की होती है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उसको बोलते हैं लूज प्लॉट, ठीक है। तो खास करके जिस कथा कहानियों में या जिस उपन्यास की कहानियों में, क्योंकि कई सारी कहानियाँ होती हैं उपन्यास में, नोवेल में, एक नोवेल में कई सारी कहानियाँ होती हैं। अगर वो कहानियाँ में एक रूपता होती है कि भाई एक कहानी दूसरे से अटैच है, जुड़ी हुई है एकदम से, ठीक है, सुसंगठित है, क्रमबद्ध है एकदम से, तो फिर वो सिंपल या मतलब अच्छी मानी जाती है। लेकिन जब वही चीज़ें क्या होती, कहानी इधर उधर हो जाती है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है लूज प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वेर दियर इज कोरेंसी इन द स्टोरी ऑफ द नोवेल इट हैविंग आ, यानी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा भैया, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि उपन्यास की कहानी में जहाँ एक रूपता होती है, जहाँ पर इन द स्टोरी ऑफ द नोवेल इट हैविंग आ कोरेंसी, मतलब एक प्रकार से जहाँ पर एक रूपता होती है, सुसंगठित होता है कहानियाँ, उस प्रकार के नोवेल को क्या कहते हैं? तो उस प्रकार के नोवेल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? उस प्रकार के नोवेल को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक प्लॉट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द नोवेल इन द नोवेल इज, यानी दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है या तत्व है खास करके नोवेल का, या दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है किसी भी उपन्यास की, वो क्या है? प्लॉट तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, आत्मा कहा जाता है कथानक को, लेकिन दूसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो जो उसमें कार्य कर रहे लोग होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, यानी करेक्टराइजेशन जो होता है, चरित्र चित्रण जो होता है, पात्र योजना जो होती है, वो एक प्रकार से किसी भी नोवेल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है किसी भी नोवेल की। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू एफ.एम. फॉरेस्टर बेसिकली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन अ नोवेल। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि एफ.एम. फॉरेस्टर के अनुसार एक उपन्यास में कितने प्रकार के पात्र होते हैं। तो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के पात्र होते हैं एक नोवेल में, यानी बताएं एक उपन्यास में मुख्य रूप से एफ.एम. फॉरेस्टर के अनुसार कितने प्रकार के पात्र होते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो बेसिकली 2 टाइप के करेक्टर्स होते हैं एक नोवेल में, ठीक है, और अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से बताया है। हालांकि करेक्टर्स के प्रकार की अगर बात की तो एक होता है फ्लैट करेक्टर्स और एक होता है राउंड करेक्टर्स। फ्लैट करेक्टर्स जो होता है, a flat characters is a person centering round a single idea of quality, क्लियर। और जो राउंड कैरेक्टर होता है उसमें कई सारे जो है चीज़ें होती हैं और डायनामिक एक प्रकार से कैरेक्टर इसको बोलते हैं, ठीक है। अ फ्लैट कैरेक्टर इज स्टैटिक एंड द राउंड कैरेक्टर इज अ बोर, मतलब एक वो तो स्थित होता है, फ्लैट कैरेक्टर एक सिचुएशन उसकी ठीक ठाक होती है, स्थित होती है, और खास करके लैकिंग इन कॉम्प्लेक्सिटी होती है फ्लैट कैरेक्टर में। बट अगर आप देखेंगे राउंड कैरेक्टर में, तो राउंड कैरेक्टर में आप देखेंगे कि डायनेमिक होती है, इसमें गति होती है एक प्रकार से, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राउंड कैरेक्टर इज अ डायनेमिक, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से ही इज स्किलफुल एंड प्लेज हिज रोल विथ फाइन एबिलिटी। द कैरेक्टर्स ऑफ जीन ऑस्टिन आर राउंडेड कैरेक्टर्स ऑफ डिक्सन आर फ्लैट। अ सक्सेसफुल कैरेक्टर इज अ ही हु इज बोथ राउंडेड एंड फ्लैट। तो आपको अगर देखना हो खास करके फ्लैट के बारे, मतलब कि उसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि और भी लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है, कुछ लोगों ने इसको एक प्रकार से 2 प्रकार से बताया है कैरेक्टर्स को। एक तो होता है थियोमेटिक कैरेक्टर्स और एक होता है एपिसोडिक कैरेक्टर। थियोमेटिक कैरेक्टर जो होता है वो एक प्रकार से a theomatic characters is a one who stand for a certain ideology, क्लियर, यानी जो सर्टन आइडियोलॉजी के मतलब स्टैंड पर खड़ा होता है वो होता है, ठीक है, वो खास करके वो करेक्टर होता है, क्लियर, यानी एक ही गुण वाला पात्र। और दूसरा होता है एपिसोडिक करेक्टर्स,
तो ये होता है देयर आर अनदर काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स नोन एज एपिसोडिक कैरेक्टर. दीज कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्ले अ सर्टेन रोल. ओके, ये बात ध्यान रखिए. द हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट थ्रू देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन. These characters cannot be removed for the novel, or in the absence of these characters, the plot is paralyzed in autobiographical novels. The absence of the episodic characters tells upon the plot. क्लियर? तो मतलब एपिसोडिक कैरेक्टर्स और थियोमेटिक कैरेक्टर्स, ये भी दो प्रकार के कैरेक्टर से विद्वानों ने बताए हैं. कुछ विद्वान जो है वो दो प्रकार के और बताते हैं. एक तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, एक टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं. क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे. E.M. फॉरेस्टर जिसमें नाम आता है, तो ये जो है दो ग्रुप्स बताते हैं कैरेक्टर्स के. ठीक है, ये दो प्रकार के कैरेक्टर्स की बात करते हैं. ठीक है, और एक कई प्रकार के, मतलब दो प्रकार के बताते हैं. मतलब एक ये बताते हैं द सिंबॉलिक कैरेक्टर्स, और एक गुड और बैड कैरेक्टर्स. ये दो प्रकार के कैरेक्टर्स बताते हैं E.M. फॉरेस्टर. तो प्रश्न आपसे पूछा गया था एफ.एम. फॉरेस्टर के बारे में. एफ.एम. या E.M. फॉरेस्टर, एफ.एम. नहीं, E.M. कर लीजिएगा, यहाँ पर E.M. फॉरेस्टर है पूरा नाम. ठीक है, आगे देखिए. दो प्रकार के कैरेक्टर्स हैं. कौन कौन से? E.M. फॉरेस्टर के दो प्रकार के कैरेक्टर्स कौन कौन से भैया? एक तो होता है द सिंबॉलिक कैरेक्टर्स. ओके, ये बात ध्यान रखेंगे. सिंबॉलिक कैरेक्टर्स की अगर बात, सिंबॉलिक कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे हम जब लिखित टाइप का मॉडल पेपर देंगे. और एक होता है गुड और बैड कैरेक्टर्स, एक मतलब कि अच्छा और बुरा जो कैरेक्टर्स होता है खास करके वो. क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे. आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. आ कैरेक्टर्स क्राइंग अ सिंगल क्वालिटी इज आ. प्रश्न इंपॉर्टेंट है. प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक ही गुण वाला पात्र कौन सा होता है? बैड कैरेक्टर्स, फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स या गुड कैरेक्टर्स? बताएं. प्रश्न पूछा आ कैरेक्टर क्राइंग या कैरिंग आ सिंगल क्वालिटी इज, तो उसको बोलते हैं फ्लैट कैरेक्टर, जिसमें सिंगल क्वालिटी यानी कि एक ही गुण होता है किसी पात्र में, एक ही क्वालिटी होती है, तो उसको फ्लैट कैरेक्टर बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे. आ कैरेक्टर व्हिच चेंज थ्राउट द नोवेल्स इज आ. बताएं. प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक कविता या एक चरित्र जो होता है, मतलब प्रश्न आपसे कह रहा है कि आ कैरेक्टर एक चरित्र व्हिच चेंजेस थ्रू आउट द नोवेल इज आ. बताएं. प्रश्न कह रहा है कि एक चरित्र जो पूरे उपन्यास में बदलता रहता है, वह कौन से प्रकार का कैरेक्टर होता है? बैड कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर, या फिर फ्लैट कैरेक्टर, या फिर राउंड कैरेक्टर? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भैया? डायनामिक कैरेक्टर या राउंड कैरेक्टर जो होता है वो लगातार बदलता रहता है, थ्रू आउट चेंजेस. ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका. फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी और हम लोग इसी प्रकार समझते रहेंगे इंग्लिश को. क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे. अगला प्रश्न है डिक्सन ओलिवर ट्विस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. डिक्सन की जो रचना है, खास करके ओलिवर ट्विस्ट एक रचना है डिक्सन. तो डिक्सन की जो ओलिवर ट्विस्ट रचना है, ये किसका उदाहरण है? फ्लैट कैरेक्टर का, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का, राउंड कैरेक्टर का, या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से किसी का नहीं? तो राउंड कैरेक्टर का एक प्रकार से उदाहरण है जो डिक्सन महोदय का लिखा गया है ओलिवर ट्विस्ट. ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायनेमिक कैरेक्टर. ओके, या राउंड कैरेक्टर या डायनेमिक कैरेक्टर, बात देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है. द कैरेक्टर्स विच प्ले अ सर्टेन रोल आर. बताएं. फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स, या थियोमेटिक कैरेक्टर्स, या फिर एपिसोडिक कैरेक्टर्स? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे. प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द कैरेक्टर्स विच प्ले अ सर्टेन रोल आर. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिसोडिक कैरेक्टर्स इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. यानी आपसे प्रश्न यहाँ पर कर रहा है, प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है भैया. प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक चरित्र जो एक निश्चित विचारधारा के लिए खड़ा होता है, या जो पात्र खास करके एक निश्चित भूमिका निभाते हैं. प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक चरित्र जो पात्र क्या करता है, या जो चरित्र क्या करता है, एक निश्चित भूमिका निभाता है. आ सर्टेन रोल आर
तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपिसोडिक कैरेक्टर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है अ कैरेक्टर्स हु स्टैंड फॉर अ सर्टेन आइडियोलॉजी इज अ। अगर बात की जा रही सर्टेन आइडियोलॉजी की, तो आप मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा चरित्र जो कि एक निश्चित विचारधारा के लिए खड़ा रहता है। तो उस प्रकार के जो है कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जो कि किसी एक निश्चित विचारधारा को लेकर के खड़ा रहता है, निश्चित विचारधारा या निश्चित या सर्टेन आइडियोलॉजी को लेकर के एकदम स्टैंड लेता है, उसको बोलते हैं थियोमेटिक कैरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है दैट टर्म्स नरेटिव मीन्स। मतलब प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो खास करके मतलब इस शब्द का क्या अर्थ है? मतलब कथा जो है, नरेटिव मतलब होता है कथा, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या इनमें से? तो अटेल, अटेल मतलब होता है एक कहानी। ठीक है, तो नरेटिव का मतलब क्या होता है? एक कहानी, एक कथा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द वर्ड टेक्निक मीन्स, मतलब टेक्निक शब्द का मतलब क्या है? तो टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अगर इसकी अंग्रेजी में बोलें तो टेक्निक्स की मीनिंग होती है अब मैकेनिकल स्किल, एक मशीनीकृत, जो एक प्रकार से आपकी जो है कौशल होता है या जो क्षमता होती है, स्किल्स जो होता है, मैकेनिकल स्किल जो होती है, उसी को टेक्निक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न है हु लेज एम्फेसिस ऑन राउंड सब्जेक्ट मैटर, शेक्सपियर, मिल्टन, मैथ्यू अर्नाल्ड या थॉमस हार्डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे कर रहा है कि हु लेज एम्फेसिस ऑन ऑन साउंड सब्जेक्ट मैटर। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे जो विद्वान है जो ठोस विषय वस्तु पर जोर देते हैं। ठोस विषय वस्तु पर कौन जोर देते हैं? हु लीज एम्फेसिस ऑन साउंड सब्जेक्ट मैटर, वो देते हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है द स्टोरी सेलेक्टेड फॉर द नॉवल मस्ट हैव आ। बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भैया, प्रश्न है कि उपन्यास के लिए चुनी हुई कहानी में क्या होना चाहिए या इनमें से। तो देखिए, अगर आप स्टोरी सेलेक्ट करते हो उपन्यास के लिए, तो उसमें आपको प्लॉट यानी कथानक इंपॉर्टेंट होता है, करेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण इसमें होना चाहिए, और नरेटिव टेक्निक्स होनी चाहिए, यानी जो शैली है, कथा शैली जो है, भाषा शैली जो है, वो इंपॉर्टेंट होती है। यानी ये सभी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है व्हाट इज अ लॉन्ग नरेटिव इज अ प्रोज। बताएं। तो मतलब पूछा जा रहा है कि एक लंबी, जो लंबा आख्यान होता है, लंबा आख्यान गद्य, वो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं नोबल। मतलब एक बड़ा, एक प्रकार से जो एक गद्य की रचना होती है उसको नोबल बोलते हैं, उपन्यास बोलते हैं हिंदी में। तो एक लंबी कहानी होती है अंग्रेजी की, उसको नोबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द करेक्टर्स इन द नोवेल शुड बी। बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न, उपन्यास में पात्र होने चाहिए, उपन्यास में पात्र कैसे होने चाहिए? आर्टिफिशियल या फिर लाइफ लाइक यानी जीवन के जैसे, या ड्रामेटिक, या फिर एनीथिंग, किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्टर्स जो होते हैं नोबल में, वो अगर शुड बी की बात की जा रही है, नहीं चाहिए, चाहिए उपन्यास में पात्र कैसे होने चाहिए, तो उपन्यास में पात्र लाइफ लाइक होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो सामान्य जनजीवन होता है उसके जैसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी और भी क्वेश्चन है तो परेशान मत होइएगा उसके लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने रखा है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं, और भी यूनिट से वीडियो आपको मिलती रहेगी समय समय पर। क्लियर? तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि व्हाट मीन्स द टाइम एंड प्लेस इन द विच इन विच द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ नोवेल। यानी प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी उपन्यास में जिस समय और स्थान पर जो प्रक्रिया या क्रिया घटित होती है, उसका क्या अर्थ होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब क्या होता है इनमें से भाई? यानी जहाँ पर घटना घटित हुई है, जिस स्थान पर और जिस समय पर, उसी को बोलते हैं सेटिंग इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेटिंग क्या है? सेटिंग जो होता है एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट ऑफ नोवेल होता है सेटिंग। और सेटिंग का मतलब होता है कि किस स्थान पर, यानी वातावरण और चित्रण, मतलब वो जो जिस स्थान पर घटना घटित हुई है, किस समय में घटना घटित हुई है, उसी दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग सेटिंग बोलते हैं।
क्लियर। डायलॉग माने होता है, सभी लोग जानते हैं, जो कथोपकथन होता है, संवाद शैली होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो रोल कर रहे लोग होते हैं, यानी चरित्र चित्रण, पात्र, योजना। क्लियर, प्लॉट कथानक होता ही है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन फील्डिंग्स, फील्डिंग्स का पूरा नाम है, फील्डिंग्स का पूरा नाम है हेनरी फील्डिंग। ओके, तो हेनरी फील्डिंग की एक रचना है जोसेफ एंड्रयूज। जोसेफ एंड्रयूज जो बुक है, उस बुक का प्रकाशन हुआ था 1742 में, 1742 में एडी में, यानी कि एनो डोमिनी में 1742 ईस्वी में जोसेफ एंड्रयूज नाम की पुस्तक जो है लिखा था फील्डिंग महोदय ने, हेनरी फील्डिंग ने। तो हेनरी फील्डिंग की रचना है जोसेफ एंड्रयूज। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज पार्सन्स एडम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रश्न कह रहा है कि फील्डिंग में या हेनरी फील्डिंग की रचना जोसेफ एंड्रयूज में जो पार्सन्स एडम्स है वो किसका उदाहरण है। तो पार्सन्स एडम्स जो है वो किसका उदाहरण है भैया, वो उदाहरण है किसका, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वो है फ्लैट कैरेक्टर का, फ्लैट चरित्र चित्रण का उदाहरण है ये, जो एक प्रकार से पार्सन्स एडम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, और आपको बता दूं हेनरी फील्डिंग से ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, खास करके मतलब नोबेल को इन्होंने परिभाषित किया, या एक प्रकार से इन्होंने कहा आ नोबल इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। इन्होंने ही कहा था, हेनरी फील्डिंग ने ही कहा था कि गद्य में एक हास्य का महाकाव्य कविता के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, इसको, इस कविता को भी, अपनी कविता को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द नोवेल्स बाई डिक्सन हैविंग आ। प्रश्न आपसे कह रहा है डिकेंस या डिक्सन के अधिकांश उपन्यासों में निम्नलिखित में से क्या चीज़ें शामिल है। सिंपल प्लॉट शामिल है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, या ऑर्गेनिक प्लॉट, या लूज प्लॉट। जितने भी आप डिकेंस के या डिक्सन्स के नोवेल को देखेंगे उनमें लूज प्लॉट आपको ज़्यादा मिलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हु सेड अ नोवेल इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, यानी किसने कहा है, किसने कहा कि अ नोवेल इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज, यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसने कहा कि गद्य में एक हास्य का महाकाव्य कविता, मतलब गद्य में एक मतलब कि जो नोवेल होता है वो गद्य में एक हास्य महाकविता होती है या महाकाव्य कविता होती है। ये बात किसने कही, किसने कहा कि उपन्यास में गद्य में, मतलब उपन्यास जो होता है गद्य में एक हास्य महाकाव्य होता है। ये बात किसने कही थी, शेक्सपियर ने, थॉमस हार्डी ने, चार्ल्स डिकेंस ने, या हेनरी फील्डिंग ने। तो इसको कहा था हेनरी फील्डिंग ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जो है कॉमिक एपिक इन प्रोज के रूप में एक प्रकार से परिभाषित किया, या ऐसे बोले कि गद्य में एक हास्य महाकविता के रूप में परिभाषित किया था अपनी रचना जोसेफ एंड्रयूज को। ठीक है, 1742 में जो प्रकाशित हुई थी उस रचना को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन चौसर्स द प्रोलॉग आर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चौसर की अगर बात की जाए तो जेफरी चौसर इनका पूरा नाम है। जेफरी चौसर ये अंग्रेजी साहित्य के हैं, और इनका जन्म हुआ था किसका भाई, चौसर की अगर बात की जाए तो चौसर की एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है। चौसर की रचना है, बड़ी फेमस रचना है कैडबरी टेल्स, उसी के लिए फेमस हैं, ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और खास करके इनका जन्म हुआ था 1343 ईस्वी में, लंदन में इनका जन्म होता है। 25 अक्टूबर 1400 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम था फिलिपा रोयट। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और खास करके एक व्यक्ति हैं जॉन डाइड्रेन। जॉन डाइड्रेन जो हैं वो चौसर को अंग्रेजी कविता का जनक कहते हैं, कि चौसर जो है अंग्रेजी कविता के जनक हैं। कौन कहता है, जॉन ड्राइडेन कहते हैं। जेफरी चौसर इनका पूरा नाम है। इनकी जो रचना है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है द प्रोलॉग। द प्रोलॉग भी इनकी एक रचना है। द प्रोलॉग की बात की जाए तो उसमें मुख्य रूप से 29 पात्र हैं, और 3 पात्र और इसमें आते हैं। एक तो कथावाचक स्वयं होता है, एक मेजबान होता है जो इन 29 यात्रियों या 30 यात्रियों का सेवा करता है, और एक होता है देर में आता है वो पात्र, उसका नाम है कैनन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 32 पात्र अगर देखें तो कुल मिलाकर के द प्रोलॉग रचना में कुल मिलाकर के 32 पात्र हैं। 30 तीर्थ यात्रियों के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें से 3 महिलाएं भी शामिल हैं इन पात्रों में। तो
चौसर प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि चौसर की जो रचना है, खास करके द मतलब चौसर की जो रचना है जेफरी चौसर की द प्रोलॉग, उसमें अधिकांश पात्र कैसे हैं? उसमें अधिकांश पात्र कैसे हैं? इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत चरित्र चित्रण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, आ करेक्टर हु इज प्राइज्ड फॉर हिज वर्च्यू इज कॉल्ड आ। प्रश्न कह रहा है कि जिस पात्र की उसके गुणों के लिए प्रशंसा की जाती है, जिन पात्रों की, कि भाई उसके गुण है इसीलिए उन पात्रों की प्रशंसा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस प्रकार के करेक्टर को हम क्या बोलते हैं जिसकी जिसके गुणों के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है? उसको बोलते हैं गुड करेक्टर। ठीक है, मतलब किसके लिए? जिस पात्र की उसके गुणों के लिए प्रशंसा की जाती है, उस पात्र को हम लोग बोलते हैं गुड करेक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने समझा। ठीक है, यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या था भाई? यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना था लिटरेरी टर्म्स के बारे में। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। और जो अगली वीडियो होगी आपकी यूनिट नंबर 2 की, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे मतलब कि अर्लियर जो मतलब ट्रेंड्स इन फिक्शन, मतलब जो प्राचीन जो ट्रेंड्स रहे हैं फिक्शन के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिक्शन का इतिहास समझेंगे। क्लियर? मतलब उपन्यास, नोवेल, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई अभी तक कितने प्रकार के उपन्यास लिखे गए अंग्रेजी साहित्य में, और उनमें से कौन कौन से उपन्यास इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ आपको और भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।